गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली में डीएसएस ने बहुत अच्छी वैकेंसीज निकाली है, जो कि एक टीचर के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है दिल्ली में टीचर बनने का। उसको उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी न्यू लक्ष्य एकेडमी के अंदर एक ऐसा बैच स्टार्ट करने के बारे में सोचा, जिसके अंदर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन की जा सके। आप सभी को पता है कि डीएसएस भी क्या करता है, उन्होंने कोई चीज मेंशन नहीं करी है कि पेपर क्या आएगा, कैसे आएगा, किन किन चीजों को पढ़ना है और किन चीजों को नहीं पढ़ना। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी देखिए, हमें बोला जाता है 6 से लेकर 10 तक की इंक्लूडेड 11 एंड 12 की जो एनसीईआरटी है उन सभी को पढ़ना है। तो उन सभी को पढ़ना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी लाइन टू लाइन है जिसके अंदर सब चीजों को याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत अच्छा न्यू लक्ष्मी एकेडमी का बैच बनाया है, जिसके अंदर हम बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी स्टडी करके अपना सपना पूरा कर सके। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डीएसएसबी में पेपर आता कैसे है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, इन सभी चीजों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसको देखते हुए पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर पैटर्न, क्योंकि पेपर क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें, जो डीएसएसबी है, डीएसएसबी के अंदर 2 पेपर आते हैं। हमारा पेपर 1, जिसे जर्नल पेपर 1 या ए कह सकते हैं, और पेपर 2 जिसे कि हमारा पेपर 2 जिसमें कि हमारा मेन सब्जेक्ट आता है। अब पेपर 1 जो है वो हमारा है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, और देन उसके साथ साथ हमारी जीएस एंड जीके, जो कि खुद में ही बहुत ही बड़ी है और एक स्टूडेंट के लिए इतने कम टाइम में इन सभी चीजों को पूरा करना मुश्किल माना जाता है। उसके बाद एज अ टीचर अगर मैं सोचूं तो इसके अंदर हमें बोला गया है कि हमारे पास 6 से लेकर 10 की एनसीईआरटी इंक्लूडेड 11 एंड 12 की जो एनसीईआरटी है, जो हमारी मेन एसएसटी की है, उस पे फोकस करना है, जो कि अगर हम एसएसटी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप सभी को पता है, क्योंकि 10 तक हम सभी ने 11 12 हम सभी ने इतना पढ़ने के बाद ही यहाँ पूछे, और हम सबको ये पता है कि इसके अंदर हमारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके साथ इकोनॉमिक्स एंड एक सिविक्स, ये सारी चीजें ऐड होती है। अब ये सारी चीजें ऐड तो होती है, उसके बाद ये नहीं कह सकते कि डीएसएसबी में सिर्फ इन्हीं चीजों पर फोकस किया है कि मतलब आप सिर्फ ये पढ़ो और इसमें आप टीचर बन जाओगे, क्योंकि आप सभी को पता है अगर सिर्फ पढ़ना ही होगा तो सभी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मैटर सिर्फ पढ़ना नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रैक कैसे करना है। ये हमारी चीजें हो गई 4 चीजें। उसके बाद हमारी ये चीजें बहुत ही कम मैंने नहीं बताते, लाइक समथिंग होता है ना कि सभी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली समझनी पड़ती है, तब जाकर हम उस पोस्ट पर पहुंच पाते हैं। तो हमने जो देखा है, हमारी न्यू लक्ष्मी एकेडमी ने जब चीजों को पीवीएस पेपर्स को एनालाइज किया, सारी चीजों को छाना, इन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखते हुए हमने ये सोचा है कि इसमें काफी जो क्वेश्चंस आते हैं हमारी, अब जैसे अगर आप डीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को ये पता है कि हमारे यहाँ पर हमने सीटेड पे भी डीएसएसबी पेपर हमने सीडीपी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ, ये सारी चीजें पढ़ी है। तो हमारा सीडीपी का ही एक पार्ट हम कह सकते हैं कि सीडीपी का ही पार्ट माना जाता है। हर पेपर में कम से कम 10 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि इसमें एडिड होते हैं, और ये जरूर आते हैं। उसके बाद अगर हम ये देखें, अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी देखें कि आगे और कौन सी चीजें ऐड होगी, तो ये देखा जाएगा कि सीडीपी के साथ साथ जो हमारी अभी हमने सीडीपी देखी, सीडीपी के साथ साथ और भी बाकी चीजें हैं जो ऐड होती है। जैसे कि अगर मैंने बोला है कि हमें 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी के अंदर हमने सिविक्स को देखा। तो सिविक्स में अगर हम एनसीईआरटी को रीड करें तो सिविक्स जो बुक्स बनाई गई है वो 6 से लेकर 10th क्लास के बच्चे के लिए बनाई गई है, जिसका पढ़ाने का मोटिव ही सिर्फ इतना होता है कि बच्चे को ये पता चले कि उसके राइट्स क्या है। तो हम एज अ टीचर पढ़ेंगे, हमें राइट्स के साथ साथ और काफी चीजें पता होनी चाहिए अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है।
तो सिविक्स के साथ सिविक्स के अंदर काफी चैप्टर्स भी आ जाते हैं जो इंक्लूडेड, जैसे कि हम मान लें जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, जो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो सारी चीज बढ़ती है। जैसे अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो हमारा संविधान के साथ चुनाव आयोग, ये सारी चीजें ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बैच में बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है बाकी कोचिंग की तरह या बाकी पेड बैचेस की तरह कि भाई बैच कंप्लीट कराओ और बच्चों को दो वो अपने पढ़ते रहेंगे। हमारा है कि अगर एज अ स्टूडेंट मुझे पढ़ना है तो मुझे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर मुझे सारी किताबें लाके दे दी जाए और बोले कि भाई पढ़ लो, खत्म करो, तो हो सकता है कि मैं भी ना कर पाऊं। तो मैं ना मानना ये है कि अगर मैं एक स्टूडेंट बन के पेपर को देखूं तो मेरा सोचने का नजरिया, और एक टीचर बन के अगर मैं पेपर को देखूं तो मेरा सोचने का नजरिया बहुत डिफिकल्ट होगा। टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना, पढ़ा के आपको मटेरियल दे दिया जाएगा और आप पढ़ते रहो। आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे नहीं पढ़ रहे, वो सिर्फ चीजें टीचर्स नहीं ध्यान देते, क्योंकि ऑनलाइन बैचेस में यही होता है। मैं भी एक एज ए स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने ये सारी प्रॉब्लम अपने लिए फेस करी है। तो मैं नहीं चाहती कि हम, अगर मेरे को ये मौका मिला है तो मैं बच्चों को वो सेम प्रॉब्लम फेस कराऊं। तो इसको ध्यान, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सारी चीजें देखी। और सबसे पहले एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोच कर चलूं तो मेरा सबसे पहला मोटिव ये होगा कि मेरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कमांड बननी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक्स है जिसमें अगर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करो ना तो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी सी है। पता नहीं बच्चे कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी उनको बर्डन लगते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छी तरीके से एज अ स्टोरी समझोगे तो मेरा ये मानना है कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। जिन्हीं सभी चीजों को, जैसे प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने ऐसा बैच बनाया जिसके अंदर बच्चों को ना प्रॉब्लम्स ना हो, बच्चों को सोल्यूशन हो। क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है, फिर हम क्या करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया, आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप क्या करोगे, सोल्यूशन ढूंढोगे अदर जगह। तो हम ऐसा करें क्यों? हम ऐसा क्यों ना करें कि हमें सोल्यूशन ही निकाल के दे अपने बच्चों को। तो सोल्यूशन पे ध्यान देते हुए हमने कोशिश करी है, पहली तो हम अपने बैच को पढ़ाएंगे कैसे और बैच में चीजें पढ़नी कैसे और आती क्या क्या। जैसे कि अब इन जो बुक्स हैं, इन बुक्स को आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैंने, आपने, हम सभी ने 6 से लेकर 12 तक, अगर हम एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं तो 6 से लेकर 12 तक हमने सारी चीजें पढ़ी है। ये बुक्स हमारे रूबरू है, सभी ने देखी होगी, किसी को याद भी नहीं होगी, क्योंकि होता है इतना, हम सोचते हैं बस 6, 7, 11, 12 में तो हम सोचते हैं बस पास हो जाए। ठीक है, तो आज हम दोबारा 6 क्लास से लेकर 12 क्लास में जाएंगे और देखेंगे कि हमने उस समय क्या क्या मिस किया। तो उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए, जैसे कि हमें पहले हम कर लेते हैं अपनी बुक से रूबरू, क्योंकि पढ़ने के लिए सबसे पहले होता है अपनी बुक्स को अपना दोस्त बनाना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपनी बुक्स को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे तो पढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले हम जा रहे हैं बुक से दोस्ती करने। तो दोस्ती करने के लिए अब ये देखा जाएगा कि यहाँ पर हमारी जो बुक है वो 6 क्लास की है, हमारा बात ये सेम बुक हमारी इंग्लिश मीडियम में भी है। क्योंकि ऐसा होता है, बच्चों को इंग्लिश और हिंदी मीडियम में इतनी कंफ्यूजन होती है कि बच्चे पढ़ने में ही ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि कोई टीचर हिंदी में पढ़ा रहा होता है तो कभी इंग्लिश में पढ़ा रहा होता है, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए हमने दोनों बुक्स आपके सामने रखी है। तो पहला 6 क्लास की, सेकंड हमारी ये भी 6 क्लास की है, हमने बुक देखी। फिर उसके बाद ये हमने 7 क्लास में पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी है। ये हमारी 7 क्लास की बुक हो गई। उसके बाद हमारी ये बुक जो है ये हमारी 8 क्लास की बुक है। ये सारी बुक्स आपने भी पढ़ी है और मैंने भी पढ़ी है। ये हो गई 8 क्लास की बुक, दोनों ही बुक। उसके बाद हमारी 9 क्लास की और ये है हमारी 10 क्लास की। अभी हमारी 11th और 12th की बुक्स को हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम ये पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है ना तो गवर्नमेंट के पास वैकेंसीज कम होती है, वो सोचते कैसे बच्चों को निकाले। तो हम ये सोचेंगे कि आप जहां तक सोच रहे हो हम उसके बाद सोचने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इन बुक्स को स्किप करेंगे, क्योंकि ये जो बुक्स हैं हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है और इसमें से हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वो हम बाद में सोचेंगे। अभी तो हमारी सिर्फ और सिर्फ ये 10 तक की जो बुक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें फोकस करना है कि इस बुक को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये बुक का ही देखूं तो इस, अगर मैं बुक को चैप्टर वाइज आपको पढ़ाती रहूंगी तो आप भी पढ़ते रहोगे, बस पढ़ते पढ़ते ऐसा होगा हमारी
एग्जाम्स आ जाएंगे और फिर हमें ये लगेगा भाई मैं पेपर कैसे दूं, क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि है ही इतना बड़ा। अब इसका हमने एक सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि पढ़ना ही नेसेसरी नहीं होता, पढ़ते सभी है। अब आप सबको पता है कि वैकेंसीज जब भरी जा रही है तो इतने बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे जितनी की वैकेंसीज भी रही है। तो हमें बस क्या करना है, क्रैक करने के बारे में सोचना है। अभी हमने सिर्फ बुक्स बताई, क्योंकि क्या होता है ना, सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। भाई एनसीईआरटी बुक्स होती कैसे हैं, वो 10 तक तो वैसे ही पढ़ लिया, चलो ठीक है, पढ़ लिया हो गया, पास हो गए, क्योंकि एसएसटी 10 तक तो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। ये देख लिया। उसके बाद हम अब अपनी प्लानिंग कैसे करेंगे इस पे, उसी तरीके से सिर्फ हमारे अभी हमने ज्योग्राफी की है आपका माइंड मेकअप बनाने के लिए कि हमने बैच कैसे बनाया, किस तरीके से हम कोशिश करेंगे, किस तरीके पढ़ना चाहिए, उसी तरीके से हमने काफी सारे सब्जेक्ट को इसी तरीके से कंबाइन करके बहुत अच्छा प्लान किया है, जिससे कि हम ये कोशिश करें कि हम क्रैक कर सकें। ये हमने अभी ज्योग्राफी का दिया। अगर आप हमारे बैच में आएंगे, अगर हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करके आप बैच में देखेंगे तो आपको काफी जितने भी एनसीईआरटीज हैं उन सबकी इसी तरीके से आपको सारा मटेरियल इजीली मिल जाएगा, जो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद ये कवर हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। अगर मैं एनसीईआरटी रटवाती रहूं तो एनसीईआरटी रटना एग्जाम क्रैक करना नहीं होता। एनसीईआरटी खुद अलग चीज है, एग्जाम क्रैक करना कुछ अलग चीज है। सारी चीजें अलग तरीके से बनी हुई है। उन सारी चीजों को कहते हैं ना कि खिचड़ी बनाने के लिए काफी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है, देन उसके बाद खिचड़ी बनती है। तो पहले हम इकट्ठा करते हैं, अच्छे से समझते हैं चीजें किस तरीके से की जाएगी, किस तरीके से पढ़ा जाएगा, उसके बाद शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा, जैसे कि मैंने ये देखा कि जो मेरी बुक है वो 6 क्लास की है, क्योंकि हमने पूरा अच्छे से इसको देखा, समझा, ये पता किया कि पढ़ते कैसे हैं। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है, इंग्लिश मीडियम। उसी तरीके से 6 क्लास की ये भी हमारी एनसीईआरटी है, जो कि हिंदी मीडियम है, बच्चों को इधर उधर परेशान ना होना पड़े। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने 9th क्लास की एनसीईआरटी लगा दी दोनों जगह। 9th की बुक लगा दी क्योंकि 9th से 6 के बाद तो 7 आती है। अब यही गलती हम अपनी प्रिपरेशन में भी करते हैं। हम सोचते हैं एनसीईआरटी तो पढ़नी है, और एनसीईआरटी जो पढ़नी है हमें वो कहाँ से पढ़नी है, 6 से लेकर 10 तक। तो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमें पढ़ना क्या है, लाइन वाइज एनसीईआरटी पढ़ते रहो। तो ये तरीका नहीं होता पढ़ने का। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 6, 9 की एनसीईआरटी कंबाइन करके पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हमारी देखो रिसोर्स हो गया, संसाधन वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। संसाधन अगर मैं देखूं तो संसाधन मेरा इधर भी आ रहा है, इधर 8th क्लास में भी मेरा संसाधन का चैप्टर आ रहा है, और उसके बाद मेरा 10th क्लास में भी सेम संसाधन का चैप्टर आ रहा है। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं 6 की पढ़ूंगी, फिर 7 की पढ़ूंगी, उसके बाद तो मैं अगर मान लो मैं 8 की पढ़ती हूँ, तो मेरी 9th की जब मैं पढ़ने जाऊंगी तो मेरी 9th की तो स्किप हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ये अलग ही चैप्टर है जो कि रिसोर्स से रिलेटेड है नहीं। तो मुझे अपना माइंड मेकअप कैसे बनाना पड़ेगा कि मुझे सारी बुक्स इकट्ठी करनी है, इकट्ठी करके पढ़ना कैसे, उस पर फोकस करना है। अब हम अपने बैचेस में हमने क्या यूनिक बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, मेहनत भी करते हैं। क्योंकि देखिए, हम अगर आप गवर्नमेंट टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपको कुछ नहीं आता और आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा और आप जाके एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता। इतना माइंड डेवलप हो चुका है हमारा, हमें पता है जॉब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, जो सब करते हैं। लेकिन मेहनत करने के भी ना तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आपने किताबें उठाई, रटना स्टार्ट कर दिया और मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। यही रीजन होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन से जब रूबरू होते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार ये पढ़ा तो था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये है कैसे और ये आया कहाँ से। तो इसके लिए क्या होता है, 6 की पढ़ ली, 7 में उससे रिलेटेड कुछ है नहीं, फिर मैंने 7 की भी पढ़ ली। अब उसके बाद 8 में 8 पढ़ा, 8 जो कनेक्टेड है वो तो हमारा 10th क्लास है, लेकिन हम बीच में क्या पढ़ रहे हैं, 9 पढ़ रहे हैं। तो हम वही एनसीईआरटी का जो जाल है ना, लोग कहते हैं कि इतना बड़ा जाल है कैसे पढ़े, वो जाल ही है। उसी जाल को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, खत्म ही नहीं होता। तो हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ये गलती है, इस गलती को सुधारना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमें क्या करना है, एग्जाम क्रैक करना है। एनसीईआरटी हमने पढ़ी है, हमें आती है, लेकिन हमें अभी एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करना, अभी एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोचना है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी जो कि हमारा है सोलर सिस्टम का चैप्टर, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं
सौरमंडल में पृथ्वी। अब ये सौरमंडल में जो पृथ्वी वाला चैप्टर है, ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टिंग माने जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के बारे में बात हो रही है, गति वगैरह के बारे में बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये वाले चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं 9th क्लास का ये वाला चैप्टर देखूं, 6th क्लास के इस वाले चैप्टर को अगर मैं देखूं, तो वो 9th क्लास के फर्स्ट वाले चैप्टर से कनेक्टेड है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमें एनसीईआरटी कवर नहीं करनी, हमें क्या कवर करना, हमें कोर्स कंप्लीट करके पढ़ना है अच्छे से, जिससे कि एग्जाम क्रैक हो सके। अभी देखो, ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई, उसके बाद नीचे वाला हमारा भी किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसे स्किप करेंगे, उसे भी पढ़ेंगे लेकिन पढ़ने के भी तरीके ढूंढेंगे। उसके बाद संसाधन मैंने देखा, यहाँ पर है मेरा संसाधन, रिसोर्स इंग्लिश में आ गया हमारा। उसी के बाद अगर मैं देखूं तो ये वाली जो मेरी बुक है वो क्लास 8 की बुक है, दोनों ही बुक मेरी क्लास 8 की है। अब क्लास 8 की बुक के साथ अगर मैं देखूं तो मेरा ये वाली जो बुक बन जाती है, ये क्लास 10 की बुक बन जाती है, दोनों ही बुक क्लास 10th की है। ये हमारा इंग्लिश मीडियम हो गया। तो अगर मेरी 10th वाली बुक मेरी 8 वाली बुक से कनेक्टेड हो रही है, तो क्यों ना मैं ऐसे ही पढ़ूं कि 8 और 10 को पहले पढ़ लूं और उसके बाद 9 को स्किप कर दूं। और क्योंकि 9th मेरा तो इन दोनों से कनेक्टेड ही नहीं है, मेरा कनेक्टेड तो वो इससे जा रहा है ना, तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ूं। मुझे लगता है कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि पढ़ना कैसे है और किस तरीके से है, क्योंकि ये वाली चीजें जैसे कि अगर मैंने देखा, बहुत सारे और भी चैप्टर है जो कनेक्टेड है, उसके लिए भी हम देखते हैं आगे। अब ये देखो, जैसे कि अगर हमारा ये चैप्टर हम देखें, ये वाला चैप्टर, आवर कंट्री, हमारा भारत देश, इस चैप्टर में भी देखें तो इस चैप्टर में भी क्या दे रखा है हमें, आकाशीय मतलब हमारी जो लाइंस है, जो हमारा भारत है, भारत कैसे डिवाइडेड है, भारत की तटीय रेखा, तटीय सीमा कितनी है, कितने लोगों से जुड़ी हुई है, ये सारी चीजें इस चैप्टर्स में आती है। मतलब अगर मैं मानूं तो हमारी जो भारत मान्य जो रेखा है, जिसमें टाइमलाइन जो हमें बताती है, वो इससे रिलेटेड है। तो अगर मेरा दिमाग चलाऊं मैं, तो क्या ये ही चीज जो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, वही चीज क्या मैं इसमें नहीं पढ़ रही थी? क्योंकि इसमें भी तो ये जो रेखाएं हैं, ये सारी जो चीजें दे रखी है हमारे भारत के बारे में तो दे रखी है, और ये इससे कनेक्टेड जा रही है। तो मतलब अभी आप सबको लग रहा होगा कि यार ये क्या है झोलमोल, ये झोलमोल किस तरीके से खत्म होगा? तो ये झोलमोल नहीं है, ये कहाँ चला गया हमारा, ठीक है। अब क्या है, अभी हमें लग रहा होगा यार ये तो बहुत ज्यादा झोलमोल हो गया, किस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि ये तो काफी डीपली सोचने वाली बात है, क्यों इसको उठाए या उसको उठाए। क्योंकि एज अ टीचर अगर मैं सोचूं, तो मुझे पता है, मैं आपको बोल रही हूँ इसमें ये है, आपको क्या पता है इसमें है या नहीं है, हो भी सकता है मैं आपको पागल बना रही हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जैसे मैं और भी अगर आपको बताऊं तो बहुत सारी चीजें और भी कनेक्टेड हो जाती है एक दूसरे से, जैसे कि ये रहा एग्रीकल्चर, हमारा ये रहा कृषि एरा, ये हमारी 8th क्लास की बुक है, और इसी बुक को देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर हमारी 10th क्लास की बुक में भी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं सोचूं कि हमें पढ़ना कैसे है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप क्या करो भाई, दोनों को एक साथ पढ़ो, क्योंकि अगर हम इन चीजों को ऐड करके पढ़ेंगे तो क्या होगा, ऐड करके पढ़ना इजी हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा, कृषि में अगर 6th क्लास के 8th क्लास के बच्चे को अगर कृषि के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो बेसिक चीजें पढ़ाई जाएगी, क्योंकि एज अ टीचर हमें बेसिक भी पता होना चाहिए और आगे का भी पता होना चाहिए। तो 6th क्लास की अगर मैं 8th क्लास की अगर मैं देखूं और अगर मैं 10th क्लास की देखूं, तो ज्यादा चेंजेस थोड़ी ना है, बता तो कृषि के बारे में ही रहे हैं, और हमें पढ़ना भी कृषि के बारे में है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है डीएसएसबी में, ठीक है। संसाधन मैं देखूं तो संसाधन के अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर देखोगे तो आप देखोगे काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं। उसी तरीके से अगर मैं ये वाला चैप्टर देखूं तो ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें भी काफी क्वेश्चंस देखे गए हैं डीएसएसबी के पुराने क्वेश्चंस में, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाएं तो ये सारे, जैसे अब हमारा वाटर रिसोर्स वाला जो चैप्टर है, वही चैप्टर हमें यहाँ भी मिल जाएगा काफी जगह। वाटर रिसोर्स, अगर हम जलवायु देखें तो जलवायु भी हमें मिल जाएगी, क्योंकि जलवायु जो है वो भी हमारा
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है DSSB में। उसी तरीके से अगर मैं ये वाला चैप्टर देखूं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्या बता रखा है, इस चैप्टर में हमें नदियों के बारे में बता रखा है कि नदियां कैसी हैं, किस तरीके की हैं, कहाँ बहती हैं। तो ये सारी चीजें DSSB में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। उसी तरीके से अगर मैं ये देखूं भारत में भौतिक स्वरूप, तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है इसके अंदर हमें क्या बता रखा है, हिमालय, इन्हीं सभी चीजों के बारे में बता रखा है। और ये भी अगर आप DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखोगे तो देखोगे कि उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिमालय वगैरह इन सभी चीजों को लेकर काफी क्वेश्चंस दिए हुए। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया, मुझे ये लगता है कि आपको क्लियर ये चीज समझ आई होगी कि हाँ पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना चाहिए कैसा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ NCERT को पूरे दिन बैठकर रटने से एग्जाम्स क्रैक नहीं होते। अब पहला डाउट क्या होगा कि भाई आपको तो पता है कि भाई किसमें क्या है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मुझे ये बता दो खनिज, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे DSSB में, खनिज में क्या आएगा, तो भाई आपको तो नहीं पता कि खनिज में क्या आएगा, कि चैप्टर में क्या क्या रखा है, क्योंकि अभी तो आपने NCERT नहीं पढ़ी। और फिर मैं ये बोल दूं कि भाई जाके NCERT ऐसे कंबाइन करके आप पढ़ लो, तो भाई वो आपके पास भी क्या बनेगी, एक तरीके की खिचड़ी बन जाएगी। तो अब क्या करना है हम लोगों को, हमारा जो ये बैच है, हम क्यों स्टार्ट करा रहे हैं, मैंने पहले बोला कि मैं नहीं चाहती कि जो प्रॉब्लम एज अ स्टूडेंट मैंने फेस करी वो आप भी करो। तो हम जो ये खिचड़ी है, एक खिचड़ी को क्या करेंगे, पूरा अपनी तरीके से बनाएंगे, उस पूरी खिचड़ी को अच्छे से हर मसाले डाल के, जिससे कि आपको खाने में भी टेस्ट आए, तो हम उन सभी चीजों को ऐड करेंगे और ऐड करके सिर्फ आपको परोस देंगे। अब बस आपका काम क्या है, हमने सारी चीजें आपको परोसी है, आपका काम तरीका आपको खाने का आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है हमें बनी बनाई खिचड़ी भी मिल जाती है, तभी भी हम नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पता नहीं होता अब इसको खाना कैसे है। खाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे कि खाना कैसे है। उसके लिए ये मुझे लगता है अब आपको ये सारी चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपका ये होमवर्क ही है, जाके अपनी 6 से लेकर 10 तक की सारी NCERT अगर आपके पास नहीं है तो कोशिश करिए खरीदिए, क्योंकि बहुत जरूरी है एज अ टीचर, SST टीचर के लिए NCERT बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये आप खरीदिए। खरीद नहीं सकते तो आप एक काम करिए, अगर हम गूगल वगैरह पे जाते हैं तो हमें बहुत सारे NCERT ऐप्स मिल जाते हैं। उन सारी NCERT ऐप्स में क्या करें, उन बुक्स को डाउनलोड करें अच्छे से, और बुक्स को डाउनलोड करके अपने फोन में टॉपिक वाइज वो बना ले ग्रुप, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, जिसको कि आपको बाद में ढूंढने में भी ज्यादा दिक्कत ना हो। अब क्या करते हैं, यहाँ तक हमने समझा। अब हमारी एक और बुक है 7th क्लास की, जो आप सोचोगे भाई 7th क्लास की हमारी बुक कहाँ चली गई, तो हमने कहीं खोई नहीं है, यहीं पर है, आप ही के लिए बनाई हुई है। अब जैसे कि मैं ये देखूं पर्यावरण, तो पर्यावरण वाला जो चैप्टर है, मैं ये नहीं कहती कि इसको स्किप करना है। इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और आना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं ये चैप्टर देखूं, वाटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, वाटर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे जैसे हमारी बदलती पृथ्वी, तो अगर मैं हमारी पृथ्वी के अंदर, तो ये वाले जो चैप्टर है, ये वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं, इनसाइड आवर अर्थ, ठीक है, चेंजिंग अर्थ, ये वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं, ये वाले चैप्टर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारी 6th क्लास की जो NCERT है उसमें मिलते हैं। क्योंकि मिलते कैसे हैं, अब जैसे मैंने देखो ये वाला जो चैप्टर आपको बताया था, ये वाला जो चैप्टर बताया था, ये वाले जो चैप्टर्स मैंने आपको पहले से बता रखे, तो ये वाले चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, तो ये सारे चैप्टर्स आते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इन सारे चैप्टर्स को उस चैप्टर्स में ऐड करके पढ़े। अब आप ये सोचोगे कि भाई ये क्योंकि ऐसे पढ़ना तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़ूं या मैं पहले वो पढ़ूं, मैं कौन सी चीजें पहले पढ़ूं कौन सी नहीं पढ़ूं, ऐसे तो चीजों को इकट्ठा करने में ही मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो हमने इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। तो सोल्यूशन क्या है, जो हमारे पेड बैचेस हैं उस बैचेस में हमने सारी चीजों को लाइन वाइज लाइन आपके लिए तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर क्या है, लाइन वाइज लाइन अगर आप तैयार करी हुई चीजों को पढ़ोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी पढ़ना। क्योंकि आप सभी को पता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मार्च शुरू हो गया है, पेपर डेट अभी धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे टाइम खत्म होगा और भी पास आ जाएगी, तो हमारे लिए समझना और भी मुश्किल हो जाएगा कि करें क्या। उसके साथ साथ मैं ये तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट का, आपका जो मेन सब्जेक्ट है
उसका बता रही हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जनरल पेपर 1 भी है, उस पर भी आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ये नहीं सोचती कि एज अ टीचर सोचो, सिर्फ एज अ स्टूडेंट पे सोचूं, तो इतना सब कुछ मैं नहीं पढ़ सकती एक साथ। पढ़ने का इतना टाइम भी नहीं होता, हमारे पास खुद के लाइफ के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, तो पढ़ाई के साथ साथ हमें वो भी देखना होता है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें बनाएंगे। तो हमारा जो ये बैच होगा, ये बैच इस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा कि आपको पढ़ना इजी हो जाए, इजिली मटेरियल मिल जाए, रीडिंग आसान हो जाए। मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी, मेरा तरीका जो पढ़ाने का है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको पहले ही चीजों से रूबरू करा दिया जाए, क्योंकि अगर चीजें रूबरू हो जाती हैं तो पढ़ना इजी हो जाता है। वरना अगर हमारे पास, मुझे पता ही नहीं है कि सामने वाला मुझे पढ़ा कौन सी स्टोरी रहा है, तो समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो समझने के लिए सबसे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि पढ़ कैसे रहे हैं, कौन सी चीजें किस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं आता। अब ऐसा भी है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ने लग गई तो भाई बहुत सारी ऐसी भी चीजें जो एनसीईआरटी में पूछी ही नहीं जाती, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी दे रखी है, और मैम तो ये बोल रही है कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो अब ये कैसे सोल्यूशन निकलेगा। तो जो हम अपने बैच में आपको समझाएंगे, हम आपको वही क्लियर कर देंगे। इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना और इस चीजों पर ज्यादा ध्यान देना, जिससे कि आपका माइंड ऑलरेडी क्लियर हो जाए कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। कोशिश करो अगर आप नोट्स बना सकते हो तो जो चीजें हम अपने बैच में मार्क कराते हैं उसको मार्क करो एनसीईआरटी बुक्स में और अपने नोट्स बनाओ। अगर मैं टाइम का देखूं तो काफी कम टाइम है, तो अब वो चीजें आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, जिसके जो लगता है, जिसको मैं एनसीईआरटी में मार्क कर करके हेडलाइंस बना बना के कर लूंगा, तो आप उस तरीके से करो। और अगर आपको लगता नहीं भाई मुझे प्रॉपर नोट्स चाहिए, जैसे एज अ स्टूडेंट अगर मैं खुद के बारे में सोचूं तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है नोट्स बना के पढ़ना, मुझे जल्दी याद हो जाता है, तो अपना अपना तरीका है पढ़ने का। हर बच्चा ऐसे नहीं पढ़ पाता, किसी को वो टाइम वेस्टिंग लगता है कि भाई मैं लिखता जाऊंगा तो मैं समझ नहीं आएगा, और किसी को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरीके से पढ़ूंगा तो मेरे लिए चीजें ईजी हो जाएगी। तो अब यहां तक अगर मैं सोचूं तो आपका बहुत सारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मुझे पढ़ना कैसे है। अगर अब मैं देखूं तो DSSSB जो ये देखा जाए तो एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। भाई सपना है सबका दिल्ली में एक गवर्नमेंट टीचर बनना, काफी फैसिलिटीज भी मिलती है। तो इस सपने को पूरा करने के लिए पहला तो आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने जो आपको इतनी सारी चीजें बताई, मैंने अभी बताई, आप भूल जाओगे, उसके बाद याद भी नहीं रहता, क्योंकि हमें भी पता है इतने सारे यूट्यूब चैनल है, सारी चीजें सब एक ही चीजें पढ़ाए जा रहे हैं। तो पढ़ाने से ज्यादा आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना कैसे और क्यों पढ़ना है, रीजन क्या है, सामने वाले से क्यों मतलब एक होता है ना कि सभी पढ़ा रहे हैं तो मुझे उससे ही क्यों पढ़ना है, तो ये सब चीजें भी सोचनी पड़ती है। तो अगर एज अ स्टूडेंट में देखूं तो मैं आपको अगर रिकमेंड करूं, आप पहले अपना माइंड क्लियर करो कि मुझे पढ़ना कैसे है, जिसके लिए आपको 6 के लेकर जो हमारी सारी एनसीईआरटी है उस पर फोकस करना पड़ेगा। 10 तक की मैंने आपको बताया कि 6 से लेकर 10 तक की बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जो ये भी बता रही हूँ, जैसे कि अगर अभी हमने प्रीवियस क्लास वीडियोस देखे तो हमने कैसे बताया, ज्योग्राफी बताया। मैं हिस्ट्री का देखूं तो 6 से लेकर 10 तक तो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 9 और 10 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका देखूं तो मेरी जो 11th क्लास की बुक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती। मेरी 12th क्लास की जो बुक है उसमें मेरे को 3 पार्ट्स दे रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये वाली जो बुक्स हैं इसमें भी मुझे ज्यादा खास बुक्स समझ नहीं आती, क्योंकि इसमें खास चीजें दे नहीं रखी, वो 11 से इंक्लूडेड दे रखी है। तो जो हमें ज्यादा समझ नहीं आती और जो हमारे इंक्लूडेड नहीं है, जो हमारे में आनी नहीं है, उसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एग्जाम क्रैक करके जॉब लेनी है, ठीक है। उसके लिए अगर मैं 2nd और 3rd बुक देखूं तो काफी हो सकता है कि काफी चीजें मिल रही है। जो हम क्या करेंगे, अभी 11 12 के एनसीईआरटीज को जो हम कवर करेंगे, हम आप पे बर्डन नहीं डालेंगे कि मैं आपको एनसीईआरटी कवर करा दूं, क्योंकि मेरा एनसीईआरटी कवर कराना काम बहुत इजी है, क्योंकि मुझे क्या करना है, आपको स्लाइड दिखानी है, पढ़ाना है, पढ़ाते पढ़ाते खत्म कर देना है। लेकिन अभी हमारा मोटिव सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, हमारा मोटिव क्या है, चीजों को क्रैक कराना है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, 11th क्लास की जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारे डीएसएसबी में आएंगे, हम उन्हीं मेन चैप्टर्स को पकड़ेंगे और इसी पर कमांड हासिल करेंगे। क्योंकि हिस्ट्री, अभी हमने ज्योग्राफी देखी, तो हिस्ट्री तो फिर भी बहुत ही बड़ी, आप सबको भी पता है, और हिस्ट्री के अगर हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो समझना उसके लिए मुश्किल है। काफी चैप्टर, जैसे कि अगर मैं आपको देखूं बोलूं
कि 9th क्लास की जो हिस्ट्री है उसके अंदर हम, कि 9 और 10 की मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 9th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर एंड तो सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर अपने आप में कवर है इन दोनों से, और अगर इसी दोनों को इंक्लूडेड करके देखा जाए तो हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, चैप्टर नंबर फर्स्ट इन सभी से एडेड है, तो हम चीजों को एडिट करके पढ़ेंगे, जिससे कि अगर मान लो कोई चीज मेरी यहाँ पे स्किप हो जाती है, फ्रांसीसी क्रांति के अंदर जो मेरी चीजें स्किप हो जाती है, मुझे यहाँ पूरी क्लियर समझ आएगी, अगर मुझे यहाँ क्लियर आ जाती है तो यहाँ पे मुझे और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि बच्चों को हम सीरियल वाइज इसलिए पढ़ाते हैं, 9th क्लास के बच्चों को चीजों को, बच्चों को कमांड हासिल करनी पड़ती है हिस्ट्री के अंदर चीजों को समझने के लिए, हमें अभी कमांड अपनी स्टार्ट हासिल करनी है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पर, क्योंकि टॉपिक अगर हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमारे लिए पढ़ना भी इजी हो जाएगा। तो आप सबको ये समझ में आया कि हम इस तरीके से करेंगे। अब इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यू लक्ष्य एकेडमी ने एक बहुत अच्छा बैच लॉन्च किया है, जिसमें कि हम बहुत कम टाइम में चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और अपना बैच शुरू करके आपका सिलेक्शन कराएं। तो इसी के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगी होगी और समझ आ रही होगी। तो एक बार रुकिए, ठहरिए और सोचिए कि आपको प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी है और काम कैसे करना है, और उसके बाद धन्यवाद। थैंक यू।